जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इस टॉपिक का नाम है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या हो अचूक रणनीति। साथियों, हम तैयारी तो करने लगते हैं लेकिन हम किसी भी रणनीति को नहीं अपनाते हैं। ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है। मैं बता दूं साथियों, हम जितना भी एफर्ट किसी एग्जाम को क्रैक करने में लगाते हैं, हम उसका थोड़ा अगर रणनीति पर लगाएं तो उसे क्रैक करने की जो एक लंबी यात्रा है वो शायद कम हो जाएगी। ये मैंने अपने साथ में किया था और उसी का ही मैं आज आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं बताऊंगा मैंने कितने एग्जाम क्रैक करे थे और उनकी क्या क्या रणनीतियां अपनाई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। स्ट्रेटजी यानी कि हिंदी में बात करें रणनीति। दोस्तों, ये रणनीति एक ऐसा हथियार है हमारे लिए जो युद्ध में उतरने से पहले हमें उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, वो समझाती है। यानी कि किसी भी तैयारी के दौरान की गई एक रूपरेखा बनाना, एक रणनीति ऐसा शब्द है, हम उसे पहले ही सोच लेते हैं कि उसे किस तरीके से आने वाले जो हम एग्जाम में या युद्ध में उतर रहे हैं उसको किस तरीके से वहां पे अप्लाई करना है। ये होती है हमारी रणनीति। तो हम इसे समझ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने जो एग्जाम क्रैक करे हैं वो हर एक एग्जाम के लिए एक रणनीति बना के तब मैंने एग्जाम क्रैक करे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को मेरे अनुभव पता चले और जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें। इसीलिए मैं आज आपके सामने अपने अनुभव साझा कर रहा हूं और शायद उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम हैं, जो आपके फिजिकल वगैरह हैं, उनमें काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने 2018 में एसएससी जीडी मैंने 2018 में एक और एग्जाम आया था, 2016 का था, वो विज्ञापन 2016 का था। वो था यूपी ट्रिपल एससी क्लर्क। ये एग्जाम 18 में हुआ था। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम आया था 2018 में, यूपीपी। ये था 49,000 वाला विज्ञापन। इसका एग्जाम 28 जनवरी को हुआ था, शायद जितना मुझे याद है 28 जनवरी 2019 को। एक और एग्जाम हुआ था मेरे सामने, वो था उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट 2018, यूपीएफ लिख रहा हूं मैं इसको। ये एग्जाम भी 2 दिसंबर 2018 को हुआ था। इसके अलावा एक और एग्जाम हुआ, वो था यूपीपी, यूपीटीईटी। ये भी 2018 का था जो मैंने क्रैक किया था। इसमें मेरे 102 मार्क थे। एक एग्जाम हुआ था सुपर टीईटी, इसमें मेरे 107 मार्क थे। ये 5 एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी क्लर्क, यहां पे डिजिट गलत पड़ गई है,
4 5 6 यूपीटर एसएससी जीडी ये 2018 में हुआ, ये मैंने निकाला। 2016 में यूपीटर एसएससी क्लर्क ये मैंने क्रैक किया। इसके बाद में 2018 यूपीपी आया 49,000 वाला। 41,000 में मैं बैठा नहीं था क्योंकि मेरे जो डीएड था मेरा उसका एग्जाम चल रहा था, उसी दिन सेम दिन एग्जाम पड़ा था दोनों का, इसलिए नहीं बैठ पाया था मैं उसमें। 2018 यूपीपी 49,000 वाला 28 जनवरी 2019 को हुआ था, ये क्रैक हुआ। इसके बाद में यूपीएफ 2 दिसंबर 2018 को क्रैक हुआ। यूपी टीईटी 2018 वाले में मैंने पहली बार मैं टीईटी में शामिल हुआ 2018 वाले में, क्योंकि मेरा डीएड 2018 का हुआ था, तो इसलिए मुझे 2018 का ही यूपी टीईटी देने मिला। तो इसमें मैंने 102 के साथ क्वालिफाई किया। और सुपर टीईटी जिसे हम बोलते हैं शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है वो है, तो ये 107 मार्क आए मेरे इसमें। दोस्तों ये मैं अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहा हूं आपको, ये मैं केवल इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप भी कितनी आसानी से किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं 2015 से मैं तैयारी में आया और 2015 के बाद मुझे यहां तक आने में 18 यानी 3 साल लग गए। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपके लिए 3 साल इस तरीके से खराब हो जाए जैसे मैंने किए हैं या मेरे हो गए थे, क्योंकि जो गाइडेंस थी उसका अभाव था। हम लोग जैसे एक जो भेड़ चाल होती है उसी में जैसे भेड़ चलने लगती है, हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगे थे, लेकिन हमें ये नहीं करना है। ये बाद में रियलाइज हुआ। तो मुझे जब तक समझ में आया था जब तक मेरे 3 साल खराब हो चुके थे। मैं नहीं चाहता कि आपके भी 3 साल खराब हो। तो मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के अगर आप सीरियस हैं उस तैयारी को लेकर, तो 1 साल काफी होता है रणनीति के साथ। 1 साल में आप उस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन सही रणनीति के साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपने देखा होगा हम किसी भी युद्ध में उतरते हैं, अब मान लीजिए आपके पास हथियार बहुत सारे हैं और आप क्या करेंगे, युद्ध में कूद गए, तो उस युद्ध में जब आप कूदेंगे तो निश्चित आपकी हार होनी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले प्री प्लानिंग नहीं की है उस युद्ध की। ऐसा ही बिल्कुल हमारे एग्जामों में होता है। अगर आपको एग्जाम की भाषा समझ में आ गई, एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है आपसे इस वक्त, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, वरना जैसा सबका हाल वैसे ही आपका हाल। ये हमें नहीं करना है। आपने देखा है दोस्तों, अमूमन एग्जामों में आज के टाइम में 10 से 15 लाख बालक शामिल हो रहा है, लेकिन अभी मान लीजिए एक एवरेज भर्ती ले रहे हैं 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार दोस्तों भर्ती रहती है। किसी किसी में 5,000 भी रहते हैं, किसी में 10,000, किसी में 50,000, लेकिन एवरेज मैंने लिया। तो जो 10 से 15 लाख में जो बच्चे हैं, आपने देखा सिलेक्शन केवल 20 से 25 हजार का होना है। केवल सिलेक्शन 20 से 25 हजार का होना है। अभी एक फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ है 21 अगस्त को, उसमें मात्र 664 जगह हैं। आप देख रहे होंगे लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 2.5 से 3 लाख केवल 664 उनको चाहिए। अब वो 664 कौन से हैं, ये समझने वाली बात है। मैं उसी को लेकर चलता हूं आपके सामने। 664 वो कौन से होंगे? जो सही रणनीति के साथ अप्लाई कर रहे होंगे उस एग्जाम को। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें 10 से 15 लाख वाली लाइन में नहीं चलना है, इस लाइन में नहीं दौड़ना है। हमें एक अलग लेके चलना है अपना लेवल। तो उस अलग लेवल के लिए ही आज मैं आपके साथ हाजिर हूं, और वो मैं आपको रणनीति बताऊंगा। मैंने कैसे अप्लाई करी थी ये भी बताऊंगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में शायद आपके आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने इसमें ज्वाइन कौन सा किया था। मैंने 2018 वाला यूपीपी ज्वाइन नहीं किया था, इसका ज्वाइनिंग घर पे रखा हुआ है अभी भी।
यूपीएफ मैंने ज्वाइन किया था, ये तो आपको पता ही है पात्रता होती है। और सुपर टीईटी मैं वर्तमान में शिक्षक के तौर पे कार्य भी कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका एग्जाम का रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट जब आया था, जब मैंने यूपीएफ ज्वाइन कर लिया था, इसके भी बाद आया था। और ये यूपी ट्रिपल एससी क्लर्क 2016 वाला, इसका एग्जाम 18 में हुआ, लेकिन रिजल्ट और बाद में आया, लगभग 20 के आसपास। और ये ज्वाइन कर लिया था मैंने जनवरी 2020 में। तो इसका भी जो लास्ट में आया था, और 20 के भी लगभग मिड में आया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसीलिए ये, और फिर सेम ग्रेड पे की जॉब थी, और यूपीएफ जितना मैं उसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो एक अच्छी जॉब में थी, इसीलिए मैंने इसको चुनना अच्छा समझा। और यूपीपी और ये सब सेम ग्रेड पे की जॉब थी, तीनों चारों। तो इसमें जब तक इनके रिजल्ट भी नहीं आ पाए थे, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया था तब तक। इसके बाद में मैंने इसको रिजाइन किया नवंबर 2020 में, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया शिक्षक भर्ती को। दोस्तों, मैं आपको रणनीति बताने जा रहा हूं अपनी, मैंने किस तरीके से रणनीति अपनाई थी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस देख लें। उसका सिलेबस देख लें सबसे पहले आप। जब आप उसका सिलेबस, मेरे हिसाब से तो आप उसका सिलेबस निकलवा लें, प्रिंट करा लें, ताकि आपके सामने वो रखा रहे। वो सिलेबस आपके सामने जब रखा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज हो गई हमारे पास सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस जब हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमें जो अपनी ये देखनी है, अब इस सिलेबस की पूर्ति किन किन किताबों से हो सकती है। ज्यादा सोर्सेस ना रखें बुक्स के, ज्यादा किताबों के सोर्स नहीं रखने हैं आपको। मान लीजिए एक एक के आपने 3-3 रख ली, मान लीजिए हिंदी की आपने 3 रख ली, 4 रख ली, ऐसा नहीं करना होता। ये जब बात की बातें होती हैं, जब आप किसी भी चीज को, मान लो एक सब्जेक्ट को या तो पढ़ा रहे हैं, तब विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तब 3-4 बुक्स रखते हैं आप, वरना 1 या 2 बुक काफी सफिशियंट होती हैं मेरे हिसाब से। 2 बुक्स रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होती है 2 बुक्स में। और उन 2 बुक्स से जो नोट्स आप बनाएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो आप अपने लिए बनाते हैं, एक बार में कोई नोट्स पक्का नहीं बनता है, मैं आपसे बता दूं। उसमें आप जगह छोड़ सकते हैं थोड़ी थोड़ी। दूसरा, आप नोट्स किस प्रकार के बना रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा, आप देखेंगे नोट्स का जो रिवीजन है वो, और चौथा प्रैक्टिस सेट। आप देखेंगे कि मैंने ये 4 चीजें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकाल लें। साथियों, मैं एक बात आपको फिर से बता रहा हूं, आप इसको ये ना समझें कि मैं आपको एक ऐसी बातें बता रहा हूं कि सिलेबस को क्यों निकालें, नोट्स क्यों बनाएं। देखिए, ये मैंने किया हुआ है, इसके बिना भी मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन उसमें 2 से 3 साल मेरे ऐसे ही चले गए थे। वो चीज आपको ना हो आपके साथ में, इसीलिए मैं आपको एक अचूक रणनीति बता रहा हूं। आप सिलेबस निकाल लें सबसे पहले। दूसरी बात, आप क्या करें, उसमें जो अपनी किताबें आपने कलेक्ट की हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपकी एग्जाम की, उसके हिसाब से आप उसके नोट्स बनाने शुरू कर दें। मैं नोट्स भी बताता हूं आपको कैसे बनाने होते हैं। आप ये देख लीजिए, आप एक इस प्रकार का पैड ले सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार का पैड लेने के बाद में आप इसको वाइट पेपर ले सकते हैं। ये मैंने लिए हुए थे। आप वाइट पेपर का एक इतना मोटा एक आता है, उसको ले लीजिए आप, जिसको हम फोटो स्टेट वाला पेपर बोलते हैं, वो ले लीजिए। और इस पे रोजाना 1 या 2 पेपर लिखिए आप। ये मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे, ये सब हैंड राइटिंग है मेरा, हाथ से बनाए हुए वाले। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ये फाइल ले लीजिए, कोई भी अच्छी वाली ले लीजिए। मेरे पास उस टाइम इतना इनकम का सोर्स नहीं थे, तो मैंने ये हल्की वाली ले ली थी। इसमें आप प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी एक फाइल ले लीजिए। प्रत्येक दिन सफिशियंट होगा, आप कितनी, आपके अंदर कितनी एनर्जी है,
वो उस हिसाब से आप एक पेपर भी भर सकते हैं, दो पेपर भी भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दो पेपर आपके लिए काफी रहेंगे। दो पेपर का प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट में दो पेपर नोट्स बनाया और उसमें डाल दीजिए आप। जिसमें मान लीजिए आपने हिंदी का नोट्स बनाया, दो पेपर लिखे आपने, उन दो पेपरों को आप हिंदी वाली फाइल में रख दीजिए, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 डाल के। ठीक है, इसके बाद ऐसा ही प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको करना है। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ये पहली बात है। ऐसा प्रत्येक सब्जेक्ट में आप करते रहें। मैंने आपको दिखा भी दिया मैं कैसे करता था। जब सारे नोट्स आपके बनके तैयार हो जाएंगे, इसमें एक फायदा क्या रहता है, अब मान लीजिए एक बार आपने बुक्स पढ़ ली, एक बार में किसी से भी पक्के वाले नोट्स नहीं बनते हैं, तो उसके बाद जब आप क्या करेंगे, जब दोबारा आप उसी बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा यार ये मैंने नहीं लिखा था, इसकी और जरूरत है लिखने की। तो आप दूसरा पेपर लिख सकते हैं और वहीं में एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, तब आपका एक पक्का नोट्स जब आप दोबारा के आप पढ़ रहे होंगे उसी बुक को, जब दोबारा से आप उसी पेपर डाल देंगे तो आपका एक तैयार, आपको देखना होगा कि 6 महीने के अंदर आपका एक अच्छा सा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। 6 का 7 महीने या 8 महीने हो सकते हैं, ये अलग बात है। आपने कितनी पढ़ाई की है प्रतिदिन, और प्रतिदिन में कितने घंटे पढ़ाई की है, ये डिपेंड करेगा। दोस्तों, जब आप एक 7 से 8 घंटे का नोट्स 7 से 8 महीने में एक नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में आप क्या करना है, आपको उसी नोट्स का जैसे जैसे आपके एग्जाम की तारीख धीरे धीरे आगे आ रही होगी, पास आ रही होगी, और आपको उसका रिवीजन उसका उस टाइम पे चल रहा होगा। अभी आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, अभी बुक्स आप रख देनी है आपको। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब आपको नोट्स का रिवीजन करना है अपने। वो नोट्स जैसे जैसे आप रिवीजन करते चले जाएंगे, मैं मानता हूं उसके लिए आपको एक सबसे बढ़िया चीज है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है आपको, जब आप नोट्स पढ़ रहे होंगे और उस टाइम पे आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे होंगे उन्हीं नोट्सों के, याद रहे, ऐसी कोई किसी के पास दिमाग नहीं होता कि एक बार में याद हो जाता है, किसी के पास कोई दिमाग नहीं होता ऐसा। वो बात अलग है कोई जीनियस हो, लेकिन मैं अपनी बात लेके चल रहा हूं। इतना मेरे हिसाब से जो एवरेज व्यक्ति हैं उनमें इतना दिमाग नहीं होता कि एक बार में आप याद कर सकें किसी भी चीज को। तो 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा ऐसे ही करना है, 2 3 4 ये याद करना है। उसके बाद में उसी का ही ऑब्जेक्टिव लगाना है जो आपने पढ़ा है। ये बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव लगाना। अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव लगा पा रहे हैं तभी आपको याद है। और एक बात और, मनन करते रहिएगा पूरे दिन में। मनन करना बहुत जरूरी है। मनन का मतलब है आप उसमें लीन हो जाएं अपनी पढ़ाई में, आपके पास थॉट आए ना, दूसरे अन्य विचार नहीं आए आपके माइंड में। तो ये होती है एक तैयारी की, एक सीरियस तैयारी। मतलब आप अपनी तैयारी को लेकर इतने सीरियस हैं कि आपके मन में कोई थॉट आ ही नहीं रहे हैं, केवल आपकी पढ़ाई। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बात हो गई। अब आप रिवीजन कर रहे होंगे और आपके एग्जाम की डेट पास आ रही होगी। मान लीजिए आपकी एग्जाम की डेट में 1 महीना बचा हुआ है। अब उस 1 महीने में क्या करना है आपको, उस 1 महीने में आपको उसके प्रैक्टिस सेट उठा लेने हैं जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। पिछले प्रीवियस ईयर वर्षों के प्रीवियस ईयर जितने भी उसके एग्जाम हुए हैं या उससे रिलेटेड और भी उठा सकते हो आप। लेकिन याद रहे उन प्रैक्टिस सेटों को टाइम लगा के कीजिएगा। आप बैठे अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लें, जितने घंटे का वो एग्जाम है उन्हीं घंटों में उतने ही टाइम में आपको वो एग्जाम जो प्रैक्टिस सेट है वो निकालना है। और विद किसके साथ, ओएमआर सीट के साथ। ओएमआर भी ले लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं मिलती है, 50-100 रुपए की ओएमआर बहुत सारी आ जाती है, वो ले लीजिए। उसको आप क्या करेंगे, उस ओएमआर के साथ लगाएंगे। तो आपने देखा है उसके बाद में आप पाएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है उतने घंटे में। और आपको एक चीज और महसूस होगी कि उस जो घंटे में आपने किया है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपको टाइमिंग में ही पता चल जाएगा मैं कितना पेपर कर पा रहा हूं, मुझे अभी और कितनी तेज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम पहले कर लें, जो गलतियां हमें एग्जाम में होने वाली हैं वो पहले कर लें हम उन गलतियों में, ताकि सुधार सकें। अभी 1 महीना हमारे पास, तो हम सुधार सकते हैं। और उसमें यह भी पता चल जाएगा आपको कि मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है। जिस टॉपिक के आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे वो टॉपिक आपका कमजोर है। अभी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये चीजें जब आप करके और एक पूरी तैयारी के साथ आप जब मैदान में उतरेंगे तो आप पाएंगे अपने आप को कि अब मैं तैयार हूं किसी भी एग्जाम को देने के लिए। और एक बात,
एग्जाम क्रैक करने के लिए केवल आपका ज्ञान काफी नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। हमें तुक्के भी लगाने पड़ते हैं। तुक्के कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि गलत है लगाना। तुक्का एक आपका वो चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज बैठ गई है और वो बाद में आपको उस टाइम पे एग्जाम के टाइम में धीरे से याद आ रही है, मतलब आ रही है कि हाँ ये मैंने सीखा है कहीं, तो वो तुक्का कहलाता है। तुक्का कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होती है, आपने पढ़ा है वो पहले कभी, वही तुक्का है। वरना ऐसे तुक्का मारना तो गलत है कि 4 में से 1 मार दो, वो गलत होता है। आप पहले 4 में से 2 विकल्प हटा लीजिए। उनको हटाना इसलिए होता है कि यार ये तो है ही नहीं, ये तो मतलब इससे आउट ऑफ रेंज है। 2 विकल्प तो वैसे भी अलग ही से दे देता, उसको हटा लीजिए। इसके बाद में 2 विकल्प बचते हैं आपके पास, उन 2 में तुक्का लगाइए, उसमें भी सोचिए दिमाग में। अब चांस आपके 50% हो गए क्वेश्चन को सही लगाने के, जब 2 विकल्प आपने हटा लिए तो। ये भी टेक्निक्स अपनानी पड़ती है एग्जाम में। एक बात और, एग्जाम का माहौल, जो एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं उसका माहौल कैसा है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप वहां तक कितने घबरा के पहुंचे, कितने रिलैक्स पहुंचे, ये भी मैटर करता है एग्जाम में। एक एक एग्जाम में एक एक चीज मैटर करती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आप भाग के पहुंचे, घबराहट हो रही है आपको एग्जाम हॉल में, लेट हो गए थे आप, ये सब चीजें मैटर करती हैं। आपको ये पता चलेगा शायद, ये जिन्होंने दिए हैं, ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं, और जिन्होंने दिए हैं उनको तो पता चल ही चुका होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एग्जाम में। मेरे एक साथी के साथ ऐसा हो भी गया था, वो अच्छी तैयारी के साथ गया था, और उसके बाद में जब वो बारिश में भीग गए थे, उसको बारिश में भीगने की वजह से उसकी कपकपी बन गई थी, और उसकी वजह से उसके 10 से 15 नंबर का लॉस हो गया था। और वही पता है आपको, मेरिट में कितने फाइट होता है, 10 से 15 नंबर का। मान लीजिए 70 पे मेरिट है, तो अमूमन लोग 55 से 60 के बीच तो रहते ही हैं भाई, 10 नंबर का तो सारा कंपटीशन है। तो वही चीज है, केवल एक एक नंबर की मारामारी है दोस्तों, यही सब कुछ होता है, यहीं से ही 1 या 2 या 3 नंबर पर सारा खेल सिमट जाता है। तो मैं आपको इसीलिए बहुत बारीकियां समझा रहा हूं एग्जाम की। और एक बात और, जब आप एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम में भी जो आपकी बुकलेट होती है उसको इतनी बारीकी से पलटिए कहीं 2 पेपर ना पलट जाए। और जो बुकलेट में आंसर शीट में आप आंसर टिक कर रहे हैं, उसमें भी आपको एक चीज नोटिस करनी होती है, मैं कौन से का आंसर लगा रहा हूं और कौन सा मैंने वहां पे सॉल्व किया। ये भी बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व करा और हमने वहां पे जो टिक कर दिया वो 4 पे कर दिया, 5 पे कर दिया, तो वो भी गया हमारा। समझ रहे हो आप, ये बहुत बारीकियां हैं एग्जाम की, और एक एक 2 2 नंबर का ही खेल है सारा। ये मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ भी था। मैं आपको बता देता हूँ, यूपीपी का जो 2018 वाला एग्जाम हुआ था 49,000 वाला, इसमें मुझसे एक जो पेपर का जोड़ा था बुकलेट का, वो पूरा पलट गया था रीजनिंग का। रीजनिंग में बीच में जो 20 से 25 क्वेश्चन थे, वो इतने सरल वाले थे बहुत ज्यादा, वो मुझसे पलट गए। जैसे लाइक कैसे थे वो क्वेश्चन बता दूं, कुत्ता को बिल्ली कहा जाता है तो शेर को क्या कहा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन वो चिपट के ऐसे पेपर, वो पूरा पलट गया मुझसे। अब मैंने अगले वाले करने शुरू कर दिए, वो पलट गया। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, वो पलट दिए, और वो जब मैंने सॉल्व किए तो हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने लगा जो लास्ट में होते हैं रीजनिंग में। उन्होंने क्या किया, जब वो लास्ट वाले सॉल्व करने लगा तो उसमें टाइम ज्यादा लग गई, क्वेश्चन कम सॉल्व हुए, वो हार्ड क्वेश्चन थे। इसी की वजह से मुझे इसमें पीएससी अलॉट हुआ था, मेरे नंबर कम रह गए थे। जो 20 से 25 नंबर मेरे यहाँ पे लॉस हुआ था, वो यही रीजन था जिसकी वजह से मुझे पीएससी अलॉट हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि एक इतनी सी गलती मुझे सिविल पुलिस की जगह पीएससी में ले गई। आप समझ रहे हो आप, इसकी मैं केवल अवहेलना नहीं कर रहा हूं कि सिविल पुलिस से बढ़िया है पीएससी या घटिया है पीएससी, ये नहीं। केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि इतनी मात्र गलती से आपके साथ क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य केवल इतना है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बताने को तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से आज मैं जितना आपको बता पाया हूं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो आपके पास आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको भी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।